वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज हमारी जीएसटी रिटर्न फिलिंग प्रीमियम कोर्स की क्लास सेकंड है। तो अगर आपने अभी तक हमारी फर्स्ट क्लास वॉच नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, पहले आप फर्स्ट क्लास वॉच करें फिर इस क्लास को वॉच करें। और अगर आपने फर्स्ट क्लास वॉच कर ली है तो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जीएसटी रिटर्न फिलिंग का 5 करोड़ से ऊपर का क्या कॉन्सेप्ट रहता है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज की क्लास में 5 करोड़ से नीचे का और आईटी से आप कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका कॉन्सेप्ट हम आज क्लियर करेंगे। तो आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई ठीक है, बातचीत खूब हो गई, क्लास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो फाइनली हमने 5 करोड़ की स्कीम का तो पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे वाला स्कीम ये है कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है और आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर स्कीम में इसमें है, रेगुलर स्कीम में है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है। क्या है? टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे। अब ध्यान से सुनना, ये जो मैं अभी आपको रूल बता रहा हूं वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल। यानी अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और इस वाली स्कीम में वो नहीं आना चाहता तो वो यहाँ से लेफ्ट हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना। जैसा कि हमने पढ़ा था कल, ये वाली स्कीम ये सारी की सारी कंपलसरी थी। क्या थी? कंपलसरी। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो कंपलसरी नहीं है, ये एक स्कीम है जो ऑप्शनल स्कीम है। किन के लिए है? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है वो इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं। बात समझ में आई? यस या नो में रिप्लाई करो। बात समझ में आई? फटाफट रिप्लाई करो। रिप्लाई कंटिन्यू चलते रहेंगे हमारे, रिप्लाई कंटिन्यू हमारे चलते रहेंगे। ठीक है, जिसके समझ में नहीं आया अभी लास्ट में दोबारा आ जाएगा समझ में। लो भाई आगे बढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं। तो आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आपके लिए रिटर्न फाइलिंग की एक स्कीम है। देखो मैं बार बार इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ, स्कीम। क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? स्कीम वर्ड यूज कर रहा हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ स्कीम होती क्या है, ये आपको पता है? स्कीम क्या होती है बताओ, यस या नो में बताओ। स्कीम एक जनरल वर्ड। हम जैसे अभी दिवाली का सीजन चल रहा है तो हर बिजनेसमैन कोई ना कोई आपको यूं कहता रहेगा कि भाई स्कीम चल रही है, वो चल रही है ना। तो स्कीम वर्ड समझ पा रहे हो क्या होता है? स्कीम ऑफर अलग चीज होती है और स्कीम अलग चीज होती है। मैं आपसे स्कीम के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? स्कीम के बारे में। चलो ये बताओ, स्कीम से फायदा होता है नुकसान होता है? अगर आपको लगता है फायदा होता है तब तो आप एफ का मैसेज डाल दो, और लगता है नुकसान होता है तो एन का मैसेज डाल दो। स्कीम से फायदा होता है, नुकसान होता है। योजना एक अलग चीज हो गई है ना, सबके लिए नहीं होता फायदा, कुछ के लिए होता है। हाँ हिमांशु शर्मा, सही पकड़ा आपने, है ना। दोनों दोनों चीज होती है। स्कीम में फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। स्कीम में फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। इसको एक जनरल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, सबने अपनी अपनी स्कीम निकाल के रखी है। एक अभी का जो माहौल है दिवाली का, इस माहौल के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि जीएसटी के अंदर काफी सारी स्कीम्स है। जैसे कंपोजिशन भी एक स्कीम है, कंपोजिशन भी क्या है कि स्कीम है, क्यूआरएमबी भी क्या स्कीम है। तो स्कीम वर्ड आपको पहले समझ में आना चाहिए कि स्कीम होती क्या है। ध्यान से सुनना, इसको आप यूं समझो कि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है और आपको खरीदनी है एसी। क्या खरीदनी है? एसी खरीदनी है या लैपटॉप खरीदना है। ठीक है, लैपटॉप पे लेते हैं, एसी का तो करेंगे भी क्या, क्योंकि अब तो सर्दियां आ चुकी है। मेरे ख्याल से आप सभी के स्टेट्स में भी सर्दी आ गई होगी, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर काफी अच्छी खासी सर्दी आ चुकी है। तो लैपटॉप खरीद लेते हैं, क्यों? दिवाली का टाइम चल रहा है। अब सीन ये हुआ कि आपको लिनोवा का लैपटॉप चाहिए, आइडिया पैड 3 गेमिंग लैपटॉप चाहिए। अब आप एक शॉप के ऊपर गए और उसने कहा कि भाई हमारे पास में ये आइडिया पैड 3 गेमिंग लैपटॉप है जो 80,000 रुपए का है, लेकिन अगर आपके पास में बजाज फाइनेंस का कार्ड है तो हम आपको ये लैपटॉप 75,000 रुपीज में दे देंगे। क्या दे देंगे? 75,000 रुपीज में दे देंगे। कब? जब बजाज फाइनेंस का कार्ड है। इतना समझ में आया? यस या नो में रिप्लाई करो। लैपटॉप की कीमत 80,000 रुपए, बजाज फाइनेंस का कार्ड है तब कितना लगेगा? 75,000 रुपए लगेगा। चलो ठीक है। अब सीन ये हुआ कि हिमांशु शर्मा के पास में बजाज फाइनेंस का कार्ड है और वो लैपटॉप लेने के लिए चला गया। तो हिमांशु को 5,000 रुपए का फायदा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब मेरे पास में बजाज फाइनेंस का कार्ड नहीं है तो मेरे वो लैपटॉप कितने का पड़ा? मेरे वो लैपटॉप कितने का पड़ा? 80,000 रुपए का।
अब जस्ट पास में एक शॉप है, वो लैपटॉप आइडिया पैड 3 गेमिंग वो बेच रहा है 78,000 रुपीज में। कितने में बेच रहा है? 78,000 रुपीज में। अब मेरे पास में बजाज फाइनेंस का कार्ड नहीं है, तो अब मुझे बताओ कि मुझे कौन सी शॉप से लेना चाहिए, 80 वाले से या 78 वाले से? बताओ, 78 वाले से। समझ में आ रही है? क्योंकि वो स्कीम है, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन करती है, जिसको हम कहते हैं समय, काल और परिस्थिति। क्योंकि अगर मेरे पास में बजाज फाइनेंस का कार्ड है तो उस शॉप से लेने में मेरे फायदा है, क्योंकि लैपटॉप 75,000 का पड़ रहा है। और अगर मेरे पास में बजाज फाइनेंस का कार्ड नहीं है तो फिर मैं उस शॉप से लूं जो 78 में दे रही है। तो ये पूरा एग्जाम्पल मैंने जो आपका समझाया उसका सेंस यही है कि स्कीम सबके लिए नहीं होती, स्कीम में टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, और वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप फॉलो कर पा रहे हो तो आपके फायदा है। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं QRMP, ये क्या है? एक स्कीम है। और स्कीम का मतलब क्या होता है कि सबको इसमें बेनिफिट नहीं मिल सकता, डिपेंड ऑन सिचुएशन। इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको फायदा मिल जाएगा। अब बात करते हैं QRMP और IFF। ये QRMP का क्या मतलब है और इस IFF का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। पहले QRMP समझते हैं। QRMP का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्या भाई इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। ये QRMP की फुल फॉर्म है। IFF की फुल फॉर्म है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। क्या है? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। चलो भाई आगे बात करते हैं। तो अगर आपने QRMP स्कीम लेके रखी है तो आपको क्या करना होगा, अपनी जो रिटर्न्स होगी वो क्वार्टरली बेसिस पे लगानी होगी। अब मुझे बताओ फायदे वाली चीज है या नहीं है? फायदे वाली चीज है या नहीं है? अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो पहले बात आप इस स्कीम में आ सकते हो, और इस स्कीम में आने के बाद में आपने ये ले ली और आपको क्या मिल रहा है कि आप अपनी GSTR1 और GSTR3 भी क्वार्टरली लगा रहे हो। क्वार्टरली का मतलब समझ गए सभी? क्वार्टरली का मतलब समझ गए 3 मंथ, यानी आपको अपनी रिटर्न कब लगानी है? 3 महीने से लगानी है। और वही अगर अभी अपनो रेगुलर वाली स्कीम पढ़ रहे थे उसमें ये दोनों रिटर्न हम मंथली लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? दोनों रिटर्न हम मंथली लगा रहे थे। तो अब मुझे ये बताओ कि ये दोनों रिटर्न मंथली बेसिस के ऊपर हमारी लग रही थी 24। क्या लग रही थी? 24 लग रही थी। अब मुझे बताओ अगर आप QRMP स्कीम में हो और ये दोनों रिटर्न आपको पूरे साल की कितनी लगानी है? बताओ बताओ भाई। 8 नहीं, अभी एनुअल नहीं पढ़ा अभी है ना, 8 ही लेंगे अभी तक की क्लास के हिसाब से, है ना। इन दोनों का पूछा है मैंने, इन दोनों का पूछा है 8 रिटर्न। अब मान लो अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपके तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर आप रेगुलर स्कीम में जाते हैं तो पूरे साल की रिटर्न फाइलिंग का आपको 24 रिटर्न का पैसा देना होगा, और अगर QRMP में तो 8 रिटर्न का ही पैसा देना होगा। सही है ना? लोगों को ऐसा ही लगता है, लोगों को ऐसा ही लगता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। क्या नहीं है? पूरा सच नहीं है। ध्यान से सुनना, क्योंकि QRMP में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगे और QRMP में सबसे ज्यादा गलतियां होती है, क्योंकि रिटर्न 3 महीने से लगती है तो इसका मतलब 3 महीनों का डाटा एक साथ लगाना है, और जब भी हम एक साथ कोई काम करते हैं तो वहां पे गलतियां सबसे ज्यादा होती है। तो QRMP की जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, मैं प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाऊंगा, 10 से 12 फाइल अपने लगाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बस पॉइंट का ध्यान रखो कि QRMP की जब भी रिटर्न लगाओ तो थोड़ा ध्यान से लगानी है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां QRMP की रिटर्न के अंदर ही होती है। और इंटरेस्ट की लायबिलिटी, इंटरेस्ट समझ गए? ब्याज, ब्याज की लायबिलिटी भी सबसे ज्यादा QRMP स्कीम वालों पे ही आती है। चलो भाई क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई तू तेरी GSTR1 क्या लगा लेना क्वार्टरली बेसिस पे, और GSTR3 भी क्या लगा लेना क्वार्टरली बेसिस पे लगा लेना। तो यहाँ पे हमारे हो गए मजे। मजे किस चीज के हो गए कि हमें टैक्स का पेमेंट है वो भी 3 महीने से करना पड़ेगा। यस या नो? देखो, हम टैक्स का पेमेंट कौन सी रिटर्न में करते हैं? बताओ भाई चैट में, हम टैक्स का पेमेंट कौन सी रिटर्न में करते हैं? 3B में करते हैं,
एग्री हो, देखो रिप्लाई नहीं आ रहे आप लोगों के, क्या नहीं आ रहे, रिप्लाई नहीं आ रहे, है ना। 3B में करते हैं। अब अगर रिटर्न ही 3 महीने से लग रही है, रिटर्न ही 3 महीने से लग रही है, तब टैक्स का पैसा भी कितने महीनों से गणना होगा, 3 महीनों से, क्योंकि 3B जब 3 महीने से लग रही है तो टैक्स का पेमेंट भी 3 महीनों से ही करना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा, रुक जा रुक जा रुक जा, पहले इसकी फुल फॉर्म पूरी पढ़ ले। ये लिखा हुआ है क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट। हमने कहा ये क्या बात हुई, आप तो पहले कह रहे हो कि क्वार्टरली रिटर्न लगानी है और यहाँ पे आपने लिख भी दिया दोनों को 3 महीने से लगानी है, और टैक्स का पेमेंट 3B में होता है, तो फिर ये मंथली पेमेंट की क्या स्कीम है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि तू टैक्स का पेमेंट है, टैक्स का पेमेंट मंथली बेसिस पे करेगा, और जिस फॉर्म से इनका पेमेंट करेगा वो है PMT 06, और जिसकी ड्यू डेट होती है 25 तारीख। क्या होती है, 25 तारीख। ये बात समझ में आई, यस या नो बताओ। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि तेरे को रिटर्न तो क्वार्टरली लगानी है, लेकिन पेमेंट क्या करना है, मंथली करना है। क्या करना है, मंथली करना है। और जो तू पेमेंट मंथली करेगा वो करेगा, एक फॉर्म है टैक्स पेमेंट का फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं PMT 06, और जिसकी लास्ट डेट होगी 25 तारीख। क्या होगी, लास्ट डेट होगी 25 तारीख। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि सर ये टैक्स का पेमेंट करते कब है, ये टैक्स का पेमेंट करते कब है और होता कैसे है। तो वो अभी मैं 10 मिनट के अंदर ही आपको पूरा बताने वाला हूं। अभी के लिए बस एज ए रट लो, 10 मिनट के लिए ना, याद कर लो। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी कैश टैक्स लायबिलिटी आ रही है, क्या आ रही है, कैश टैक्स लायबिलिटी आ रही है, तभी आपको टैक्स का पेमेंट करना है। अगर आपकी टैक्स की कैश लायबिलिटी नहीं आ रही तो आपको पेमेंट नहीं करना। मतलब ये है कि ये वाला जो फॉर्म है PMT 06, ये उसी बंदे को फाइल करना है मंथली बेसिस पे जिसके क्या आ रही हो, कैश टैक्स लायबिलिटी आ रही हो। इसे बार रजिस्टर में नोट कर लो। अब ये कैश टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये होती क्या है, अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग। अभी के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही लिख लो, नोट कर लिया, इनका मैसेज डाल दो। अगर आपकी किसी महीने कैश की टैक्स की लायबिलिटी है तो ही आपको PMT 06 फाइल करनी है, अगर किसी महीने नहीं है तो आपको नहीं करनी। बस इस स्टेटमेंट को बस सुन लो, बस इतना ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बस 10 मिनट का वेट करो, वो किंतु परंतु सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। क्या हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये तो तेरे को करने हैं कंपल्सरी बेसिस पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी, वो समझ में ये आ रही होगी कि अगर मेरे फर्स्ट मंथ के अंदर, देखो आप इसका कॉन्सेप्ट समझो, 3 महीने का क्वार्टर होता है। क्या होता है, 3 महीने का क्वार्टर होता है। तो फर्स्ट मंथ हो गया, सेकंड मंथ हो गया और थर्ड मंथ। तो रिटर्न कब लगेगी, तीसरे महीने में लगेगी। बात समझ में आई। जैसे अप्रैल मई जून, क्वार्टर एंड किस में हो रहा है, जून में हो रहा है। तो अप्रैल के अंदर कुछ नहीं करना, मई में कुछ नहीं करना, और जून में इन तीनों महीनों की डिटेल देनी है। बात समझ में आई, यस या नो, बात समझ में आई, यस या नो, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अगर आप चाहो तो अपने B2B इनवॉइसेस के जो बिल है, अपने B2B इनवॉइसेस के बिल है, IFF नामक की एक फैसिलिटी है, उसका यूज करके अपलोड कर सकते हो, और जिसकी कॉस्ट होती है 50 लाख रुपए। इस 50 लाख को एक बार भूल जाओ, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इतना ही समझो अभी एक बार कि आप अगर चाहो, ये काम ऑप्शनल है, ध्यान रखना, ये लाइन है, ये ऑप्शनल है। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप चाहो तो आपके जो B2B इनवॉइसेस है उनका यूज करके, यानी IFF का यूज करके आप अपलोड कर सकते हो। सवाल ये आता है कि सर ये B2B क्या है। B2B वो होता है जिसके पास में GST नंबर होता है। मतलब ये कि आपके पास में 2 तरह के लोग माल खरीदेंगे, यानी आप एक बिजनेसमैन है और आप गुड्स बेचते हैं, नॉर्मल सी बात है, बिजनेसमैन है तो खरीदेंगे और बेचेंगे। तो नॉर्मली हमारे जो कस्टमर होते हैं वो 2 ही तरीके के होते हैं। कौन कौन से, पहला जिसको हम माल बेच रहे हैं उसके पास में GST नंबर है, दूसरा जिसको हम माल बेच रहे हैं उसके पास में GST नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है, बाउंसर जा रही है, बात समझ में आ रही है या बाउंसर जा रही है। मैं बोल रहा हूं
कि हमारे कस्टमर दो ही कैटेगरी के होते हैं। पहला, जिसके पास में जीएसटी नंबर है, दूसरा जिसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है। तो जिसके पास में जीएसटी नंबर होता है उसे B2B कहते हैं। क्लियर सभी का? जिसके पास में जीएसटी नंबर होता है उसे B2B बोलते हैं, और जिसके पास में जीएसटी नंबर नहीं होता उसे B2C बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर तू चाहे तो तू तेरे B2B इनवॉइसेस है, यानी B2B के जो बिल है वो IFF का यूज करके अपलोड कर दे, लेकिन ये ऑप्शनल है। तू करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो मत कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज क्लियर हुई? जल्दी बोलो, क्लियर हुई? जैसा कि मैंने कहा था, आज भी मेरा वो स्टेटमेंट है, ये अगर कॉन्सेप्ट आपको 5% से 10% तक समझ में आ जाता है तो अपनो जीत में है। मेरा टारगेट ही नहीं है इसे 100% समझाने का, क्योंकि ये एक क्लास के अंदर 100% हो भी नहीं सकता। मेरा टारगेट क्या है कि ये आपको 5 से 10% समझ में आ जाए, क्योंकि जब हम इसे दोबारा, तिबारा या 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम इसका पूरा प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको वेल परफेक्ट समझ में आ जाएगा। 5-10% तो आ रहा है ना समझ में? तो बता दो, 5-10% आ रहा है ना समझ में? तब ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बस एक फैसिलिटी दे दी। अब मुझे कोई आप बता सकता है कि अगर आपका क्लाइंट IFF का यूज नहीं करे तो क्या नुकसान हो सकता है? अगर हम IFF का यूज ना करें तो क्या नुकसान हो सकता है? बता सकता हो कोई? चैट में बताना है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, लोड मत लो इतना दिमाग में। आपको ध्यान होगा कि जब भी हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं, जब भी हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं और वो अपनी GSTR1 फाइल नहीं करे, क्या नहीं करे? GSTR1 फाइल नहीं करे, तो क्या आपको ITC मिल सकती है? बताओ, चैट में बताओ। अगर हम किसी पार्टी से गुड्स परचेज करें और वो अपनी GSTR1 सेल्स की रिटर्न नहीं लगाए, तो क्या हमें ITC मिल सकती है? नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। अभी के लिए इस IFF को क्या समझो? GSTR1 ही समझ लो, यानी स्टार्टिंग का पहला महीना और दूसरा महीना, ये क्या है? GSTR1 है। अभी के लिए बस यूं समझ लो। अब मुझे ये बताओ कि आपने अप्रैल के अंदर 10 पार्टियों को माल बेचा, यानी B2B वाली पार्टी, यानी जिनके पास में GST नंबर है, और आपने IFF अपलोड नहीं करी, तो क्या वो लोग अपनी ITC क्लेम कर पाएंगे? क्या वो लोग अपनी ITC क्लेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? अपनी ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो मेनली क्या हुआ कि अगर कोई बंदा QRMP स्कीम में होता है और वो IFF फाइल नहीं करता, तो B2B पार्टी वाले उससे माल खरीदना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपनी रिटर्न 3 महीने से लगाता है और उसको ITC भी 3 महीने से मिलती है, यानी 3 महीने के लिए उसका टैक्स का पैसा ब्लॉक हो जाता है। बात समझ में आई? अब ये टैक्स का पैसा ब्लॉक हो गया, ITC मिल गई, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है? बस 10 मिनट वेट करो, पूरे दिमाग खुल जाएगा आपका, क्योंकि नेक्स्ट फाइल पे मैं समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर हो गया ना ये चीजें आपको? चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये बढ़ते हैं कि अगर आप QRMP स्कीम में भी हो, तब भी आपको ITC चेक मंथली बेसिस पे करनी पड़ेगी 2A और 2B वाले कॉन्सेप्ट में। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? बताओ। मैंने ये कहा है, यहां तक का तो आपको समझ में आ गया। फिर मैंने आगे ये कहा कि अगर आप QRMP स्कीम में हो, तब भी आपको ITC चेक करने के लिए मंथली वर्ड यूज किया है। मैंने क्या यूज किया है? मंथली वर्ड यूज किया है। तब भी आपको मंथली बेसिस पे अपनी 2A और 2B चेक करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, और आपको एनुअल रिटर्न भी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? एनुअल रिटर्न भी लगानी पड़ेगी। अब ये मैंने QRMP का हल्का हल्का आपको पूरा समझा दिया है। अब मुझे ये बताओ कि आप अगर QRMP स्कीम में हो तो पूरे साल की आप कितनी रिटर्न लगाओगे कंपल्सरी बेसिस पे? बताओ फटाफट चैट में। सर मेरा आधार
छूट गया है, ज्वाइन किया हूं सर, आधा छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना डियर। और वैसे भी ये सारी चीजें एडवांस लेवल पे क्लियर होगी, अभी हम लोग हल्का हल्का पढ़ रहे हैं, ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, अभी काफी डीप जाएंगे। ये जो क्यूआरएमपी वाला टॉपिक है ना, ये कम से कम भी 10 से 11 घंटे लेके जाएगा हमारे, कितने 10 से 11 घंटे, इतना भारी पड़ेगा इसका प्रैक्टिकल। हाँ भाई, तो कितने लगेगी, 3 तो 4 तो GSTR1, 4 GSTR3B और 1 एनुअल, तो कितनी हो गई, नो रिटर्न हो गई कंपलसरी बेसिस पे। क्या हो गई, नो रिटर्न हो गई कंपलसरी बेसिस पे। चलो भाई ठीक है, तो ये मैंने जीएसटी रिटर्न का आपको ओवरव्यू बता दिया। कंपोजिशन के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा कंपोजिशन के बारे में भी देख लेते हैं। देखो भाई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, एक तो रेगुलर होता है, कंपोजिशन होता है, ये चीज तो क्लियर हो गई। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते कैसे, लिमिट क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, रेगुलर कैसे लेंगे, कंपोजिशन कैसे लेंगे, क्यूआरएमपी कैसे मिलेगा, बाहर कैसे आएंगे, अंदर कैसे जाएंगे, ये सब आगे की क्लासेस में देखेंगे। पहले ये बताओ, ये तो क्लियर हो ही गया। कोई पूछे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक रेगुलर, एक कंपोजिशन। रेगुलर के अंदर दो स्कीम होती है, रेगुलर के अंदर दो स्कीम होती है, एक तो 5 करोड़ से ऊपर वाली जिसे अपनो नॉर्मल कहते हैं, और एक 5 करोड़ से नीचे वाली जिसे अपनो क्यूआरएमपी बोलते हैं। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब आती है कंपोजिशन की बात। देखो, अपनो लिमिट पे बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट कंपोजिशन बता रहा हूं, नॉर्मल। कंपोजिशन जो होता है, इसमें पूरे साल की एक ही रिटर्न लगती है। क्या लगती है, पूरे साल की एक ही रिटर्न लगती है। सुनने में अच्छा लगा, बताओ कंपोजिशन अच्छा लगा या नहीं लगा। देखो, क्यूआरएमपी में भी नो रिटर्न लगा रहे हो, रेगुलर में भी रिटर्न लगा रहे हो, कम से कम भी 25 रिटर्न लगा रहे हो, और कंपोजिशन स्कीम होने पर कितनी रिटर्न लगाओगे, साल की ओनली वन रिटर्न लगाओगे। लेकिन हर 3 महीने से आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसको हम CMP 08 बोलते हैं, अपने टैक्स के पेमेंट करने के लिए। बस भूल जाओ, बस इतना ही याद रखना है अभी के लिए। कंपोजिशन स्कीम वाले 3 महीने से अपना टैक्स जमा करते हैं और पूरे साल की एक रिटर्न लगाते हैं। ये लाइन समझ में आई, बस इतना ही समझना है कंपोजिशन आज, कि कंपोजिशन वाले पूरे साल की एक ही रिटर्न लगाते हैं और हर 3 महीने से अपना टैक्स जमा कराने के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं, जिसका नाम होता है CMP 08। लिख लो रजिस्टर में। समझ में आया, यस या नो, रिप्लाई फास्ट करो। तो फाइनली आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन हो तो रेज हैंड कर सकते हो, चैट में भी डाल सकते हो, और जिसको कोई क्वेश्चन नहीं है वो नो लिख दो। आगे बढ़े, आर का मैसेज डाल दो। तो अब ये पीपीटी तो हो गई हमारी, अब मैं दूसरी पीपीटी आपके लिए ओपन करता हूं, जिसमें टैक्स एडजस्टमेंट आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो जो आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट था वो भी थोड़ा सा रिपीट होगा आप लोगों का, और बाकी थोड़ा सा जो रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, बताओ जीएसटी मीनिंग दिखाई दे रहा है, जीएसटी मीनिंग दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, जल्दी बोलो। क्या रिप्लाई कैसे नहीं आ रहे। अब अपनो बात करते हैं जीएसटी मीनिंग। जीएसटी मीनिंग का मतलब क्या है कि अब जो आगे की हमारी लैंग्वेज होगी वो आपको समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। जैसे आप यूं समझो कि आप कोई गाड़ी चलाना सीखने के लिए जा रहे हो, अब उस बंदे ने, ड्राइवर ने आपको कहा कि भाई तू एक काम कर, क्लच प्रेस करके रेस दे और क्लच दबा के फर्स्ट गियर डाल दे। तो क्या डे फर्स्ट आप ये काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आप उससे पूछोगे कि क्लच का है, वो बोलेगा नीचे। अब नीचे भी 3 होते हैं, क्लच होता है, ब्रेक होता है और एक रेस के लिए होता है। तो उसके लिए क्या होगा कि ड्राइवर जो भी आपका ट्रेनी है वो आपको बताएगा कि भाई ये तो है गियर, ये फर्स्ट वाला क्लच है, सेकंड वाला ब्रेक है और थर्ड वाला हमारे रेस देने के लिए है, और फिर राइट साइड में देखने के लिए ये करना है, ये करना है। यानी मेनली जो पार्ट्स हमें कंट्रोल करने हैं उनके नेम्स के बारे में वो आपको बताएगा। एग्री हो इस बात पे, यस या नो, एग्री हो, फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट। देखो रिप्लाई तुरंत आने चाहिए, ये समझ लो कि उस चैट विंडो में तो वाई लिख के छोड़ रखो ही, तुरंत ही दबा दो। हाँ,
तो मेन क्या हुआ कि अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे। कैश लायबिलिटी हो गई, अगर आपकी इनवर्ड सप्लाई है तो वो इंट्रा स्टेट हो गया इसमें वो, तो वहां पे क्या होगा कि आप बीच बीच में पूछोगे कि सर ये क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो जनरल अपने मीनिंग है जो आपको आने ही आने चाहिए, जिसमें जीएसटी की लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, वो है ये 7। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आईटीसी और लिखा हुआ है, और आपको ध्यान हो कि कल की क्लास के अंदर मैंने आईटीसी का एक हल्का फुल्का आपको इंट्रोडक्शन दिया था और कहा था कि आईटीसी नेक्स्ट क्लास में आपका वेल परफेक्ट हो जाएगा, तो वो आज ही है, तो वो आज ही वेल परफेक्ट होगा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला मीनिंग आ रहा है वो है इनवर्ड सप्लाई। तो जीएसटी में भी जहां पे भी इनवर्ड सप्लाई लिखा हुआ आपको दिखाई दी जाए, जीएसटी में जहां पे भी आपको इनवर्ड सप्लाई लिखा हुआ दिखाई दी जाए, तो उसका मतलब क्या है, परचेज। अब मैं कभी भी परचेज वर्ड नहीं बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा कि इनवर्ड सप्लाई हमने ये करी, तो उसके लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो इनवर्ड सप्लाई जहां पे लिखा हुआ आपको शो हो जाए, तो उसका क्या मतलब होता है, परचेज। परचेज का मतलब समझते हो ना, खरीदना। परचेज का मतलब खरीदना। यहाँ पे परचेज का मतलब अकाउंट्स वाला गुड्स परचेज मत समझना, यहाँ पे परचेज को अकाउंट्स वाला गुड परचेज मत समझना, इंग्लिश डिक्शनरी वाला ही परचेज समझना है, खरीदना। क्या समझना है, इंग्लिश डिक्शनरी वाला ही परचेज समझना है, अकाउंट्स डिक्शनरी वाला परचेज नहीं समझना है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो इनवर्ड सप्लाई को परचेज बोलते हैं। फिर आगे हमारा आता है आउटवर्ड सप्लाई। क्या आता है, आउटवर्ड सप्लाई। और इस आउटवर्ड सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, सेल्स। तो जीएसटी में जहां पे भी आउटवर्ड सप्लाई लिखा हुआ आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। क्या होता है भाई, सेल्स होता है। चीज समझ में आ रही है, फटाफट कमेंट बॉक्स में यस या नो बोल दो। अब गवर्नमेंट को या हमको इन दोनों वर्ड को साथ में बोलना है। क्या बोलना है, इन दोनों वर्ड को साथ में बोलना है। तो अपन ये नहीं कहेंगे कि इनवर्ड सप्लाई करा आउटवर्ड सप्लाई करा, हम ये नहीं कहेंगे कि परचेज किया सेल्स किया, हम कहेंगे सप्लाई। क्या कहेंगे भाई, हम सप्लाई कहेंगे। और सप्लाई का मतलब होगा परचेज और सेल्स दोनों। तो जहां पे भी मैं सप्लाई वर्ड यूज करूंगा, जहां पे भी मैं ये सप्लाई वर्ड यूज करूंगा, तो आपको क्या समझना है, इन दोनों के बारे में ही बात हो रही है। यानी सेल्स के बारे में भी बात हो रही है और परचेज के बारे में भी बात हो रही है। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसी तो कोई चीज मैं पढ़ा ही नहीं रहा जो समझ में नहीं आए। अब अपन आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पॉइंट में, ये है इंट्रा स्टेट। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इस 4th मीनिंग में जो ये सप्लाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। फटाफट चैट में बताओ, शॉर्ट में लिख सकते हो, पूरा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखो। नहीं, सप्लाई का मतलब विद इन स्टेट कैसे हो सकता है प्रकाश जी, सप्लाई का मतलब विद इन स्टेट कैसे हो सकता है। नहीं, सेल्स भी नहीं हो सकता, सौमिल गुप्ता इनवर्ड भी नहीं हो सकता। पी एंड एस, जिन्होंने भी पी एन एस लिखा है वो सही है, जिन्होंने भी पी एन एस लिखा है वो सही है। सप्लाई का मतलब परचेज और सेल्स है, तो आप शॉर्ट में लिख सकते थे पी स्लैश एस लिख सकते थे ना, शॉर्ट में यूज करो, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो शॉर्ट में। तो समझ गए। तो 4th नंबर मीनिंग है, वहां पे सप्लाई लिखा हुआ है, इसका मतलब सेल्स और परचेज दोनों की बात हो रही है। अब इसके आगे लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट। क्या लिखा हुआ है, इंट्रा स्टेट। लिख लो रजिस्टर में, जिनको मेरी तरह इंग्लिश नहीं आती वो रजिस्टर में लिख लो। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है राज्य के अंदर। क्या होता है, राज्य के अंदर। तो इस 4th लाइन का मतलब है कि राज्य के अंदर अगर आप माल खरीद रहे हो या माल बेच रहे हो, इसको हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इन फ्यूचर में अगर कहूं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पे आपको ये ध्यान रखना है, या इंट्रा स्टेट सप्लाई जो हमारी होती है वो GSTR1 के B2C अदर में जाती है। तो इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब क्या समझोगे कि इंट्रा स्टेट सप्लाई सेल्स और परचेज के ऊपर बात हो रही है और राज्य के अंदर की हो रही है। क्लियर, जल्दी बोलो। इंट्रा स्टेट का मतलब राज्य के अंदर, सेल्स का मतलब खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना। चलो भाई ठीक है, ये मैं भी इन मीनिंग पे इतना वजन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सेकंड क्लास है अपनी, क्या है, सेकंड क्लास, तो इसलिए फ्रेशर भी काफी सारे हमारे पास में, तो याद हो जाए, बाद में वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में तो इतनी सारी चीजें हो जाएगी कि इनके बारे में पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंटर स्टेट सप्लाई। क्या आता है, इंटर स्टेट सप्लाई।
ये सप्लाई तो सेल्स और परचेज हो गए, और इंटर स्टेट का मतलब होता है राज्य के बाहर। क्या होता है? राज्य के बाहर। इंटर स्टेट का मतलब होता है राज्य के बाहर, आउट ऑफ स्टेट, और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है राज्य के अंदर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, जब भी आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, तो आपके लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। पता होगा आपको, लोकल से आप अपनी स्टेट से कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं, कोई चार्जर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उस बिल को देखना, आपके लगा हुआ आएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। बात समझ में आई? बस इतना ही है, बस इतना ही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या राज्य के बाहर से खरीदते हैं, तो आपके लगता है आईजीएसटी। क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। बस इतनी ही बात है। यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई में एक छोटा सा पेच है, यहाँ पे एसजीएसटी की जगह कुछ स्टेट में यूजीएसटी भी लगता है। क्या लगता है? यूजीएसटी भी लगता है। वो लगता है केंद्र शासित प्रदेशों में। किसमें लगता है? केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, उसकी पूरी कंट्रोलिंग होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, जिसको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में सीजीएसटी और यूजीएसटी लग जाता है, एस की जगह यू लग जाता है, यूनियन, और बाकी कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम है। अब मुझे यह बताओ, 1 से लेके 7 तक क्लियर है? 1 से लेके 7 तक क्लियर है? 100% ही होगा, इसमें तो कोई बड़ी चीज ही नहीं थी। और वैसा देखा जाए तो आप सभी को पता भी था, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है ना, कि वो बताना जरूरी होता है, क्योंकि ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोर्स चल रहा है हमारा, तो कोर्स में हर चीज को बताना पड़ता है। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे, अब आएगा मजा। तो जिन स्टूडेंट्स का आईटीसी की थ्योरी क्लियर नहीं हुई थी, या उन्हें ये नहीं पता कि कैश टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, हालांकि ये भी बेसिक चीज है, लेकिन तरीके से पढ़ते हैं, मजा आएगा। तो अब हमारा मीनिंग है आईटीसी। अब मैं एक चीज आपको काफी अच्छे से आज की सेकंड क्लास में ही बता देता हूं। अगर ये आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट, अगर ये आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट 200% आपको नहीं आता, मैं 50% नहीं बोल रहा हूं, मैं 99.99 भी नहीं बोल रहा हूं, और मैं 100% भी नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ो, मैंने 200% का है। अगर आपको ये नहीं आया तो आप जीएसटी में एक कदम भी नहीं चल सकते। यानी आईटीसी का कॉन्सेप्ट आपको 200% आना कंपलसरी है, क्योंकि आईटीसी बिजनेस की बैकबोन होती है। और अगर किसी भी इंसान की या जानवर की या दानव की या पिशाच की अगर बैकबोन टूट जाती है, तो मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू 0 है। एग्री है उस बात पे? फटाफट ए लिख दो, एग्री पूरा मत लिखना, ए लिख दो, फटाफट लिखो चैट में, सभी एग्री हो इस बात पे? तो बस बात इतनी है, अगर आपको अपनी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी संभाल के रखनी है, तो ये आईटीसी का कॉन्सेप्ट 200% आना चाहिए। जहां पे समझ में नहीं आया वहां पे क्वेश्चन डालो, और बाकी आईटीसी का कॉन्सेप्ट ही पूरा जीएसटी है। पूरा जीएसटी क्या है? ये आईटीसी ही है, पूरी लड़ाई जीएसटी में आईटीसी की ही है, और हम भी इस पे काफी वजन देंगे, और आपको भी काफी अच्छे से ये समझ में आना चाहिए। 99.99 भी अगर आपको आता है, तब भी आपकी वैल्यू 0 है। अगर आपको आईटीसी का कॉन्सेप्ट कितना आता है? 99.99, तो भी आपकी वैल्यू क्या है? 0। तो आपको 0 नहीं बनना है आर्यभट्ट वाला, है ना, और वो भी नहीं बनना है इंडो पाक के मैच में जो हुआ था, है ना, वो भी नहीं होना है अपने साथ में। अपनों को सारे विकेट लेने हैं, यानी आईटीसी पूरा आपको आना चाहिए। तो ये तो मैंने प्रवचन दे दिए, अब टॉपिक पे बात करते हैं। लो भाई देखो, आईटीसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब सर आईटीसी होती क्या है, किस तरह से इसको एक जनरल वे में कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से सेट ऑफ किया जाता है? आपको ध्यान हो, कल की क्लास में मैंने एक आईटीसी सेट ऑफ नामक चीज भी आपको पढ़ाई थी, रिमेंबर? मैं पढ़ाई नहीं थी, उसमें लिखा हुआ था, 3B में लिखा हुआ था ना आईटीसी सेट ऑफ, रिमेंबर? हाँ, आईटीसी सेट ऑफ ये लिखा हुआ था। और एक क्या लिखा हुआ था 3B में? आईटीसी क्लेम लिखा हुआ था, और एक लिखा हुआ था टैक्स एडजस्टमेंट।
क्या लिखा हुआ था? टैक्स एडजस्टमेंट लिखा हुआ था। तो ये जो 3 वर्ड है ये आज आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा, मैं आपको रिटर्न फिलिंग का एक फॉर्मेट समझा रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता कि सर ये रिटर्न क्या है, मतलब क्या फीलिंग है, ये क्यों करनी पड़ती है। क्योंकि रिटर्न का मतलब तो हम क्या समझते हैं? वापिस आना। रिटर्न का मतलब तो यही तो होता है, वापिस आना। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? तो एक जनरल लैंग्वेज हम यूज करेंगे, टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहे, जनरल। जनरल का मतलब कि अगर आपके घर में आपके दादाजी 90 साल के हैं और जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं वो ये समझ के आप अगर उनको बता दोगे तो उनको भी जीएसटी यानी आईटीसी समझ में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आईटीसी समझ में आ जाएगी। आप 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझा देना। तो मेरे ख्याल से आप सभी 5वीं पास हैं। कोई आप में ऐसा है जो 5th पास नहीं हो? देखो 5th से नीचे वालों की मैं गारंटी नहीं लेता कि मैं उनको जीएसटी सिखा सकता हूं, है ना। जो 5th पास है ना उनको मैं जीएसटी 101% सिखा सकता हूं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो आईटीसी हमारी होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता गया जनरल वे में, समझो ध्यान से। देखो भाई पहले बात तो ये कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है। क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब होता है कि जीएसटी के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है रेगुलर में। तो अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि सर हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन सी स्कीम में है, यानी अगर आप ये रूल रेगुलेशन हमें पढ़ा रहे हो क्या ये सब पे लागू होते हैं क्या? मैंने क्लियर कर दिया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने लेके रखा है कौन सी में? रेगुलर में। यूं समझ लो कि आपके पास में कंपोजिशन नहीं है, अब ये सारे आप पे लागू होंगे। तो सीन ये हुआ कि आपने कॉमर्स एकेडमी का चैनल ओपन करा और उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन का आपने वीडियो देख लिया और उसको देख के आपने कर लिया जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया। मिलने के बाद में आप एक शॉप के ऊपर गए और वहां पे आप क्या करने के लिए गए? परचेज करने के लिए गए, यानी गुड्स खरीदने के लिए गए। गुड्स वर्ड का मतलब होता है माल। क्या होता है? माल होता है। अब आप एक शॉप पे गए और आपने कहा कि भाई ये सारा माल मुझे दे दे। तो शॉपकीपर ने कहा कि भाई ये जो गुड्स है इसकी कीमत 1 लाख रुपए की है और तेरे को इसके ऊपर 20,000 रुपए टैक्स देना है। टैक्स का मतलब जीएसटी। अब ये तो आप सभी जानते होंगे कि जब भी हम कुछ खरीद के लाएंगे तो हमारे जीएसटी लगेगी और जब भी कुछ हम बेचेंगे तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे। जानते हैं सभी? यस या नो में रिप्लाई करें। यस या नो में रिप्लाई करें भाई, जानते हैं? ठीक है, तो ये हो गया क्लियर हमारा कि जब भी हम खरीदेंगे तो जीएसटी हमारे लगेगा और जब भी हम बेचेंगे तो जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे। तो शॉपकीपर ने कहा कि भाई मेरे गुड्स की कीमत 1 लाख रुपए है और तेरे को उसमें 20,000 रुपया क्या देना है? टैक्स देना है। क्या देना है भाई? टैक्स देना है। और टोटल तू पैसे देगा 1,20,000। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसे 1 लाख रुपए गुड्स, 20,000 का टैक्स, यानी टोटल 1,20,000 रुपए हमने उसको दे दिए। बदले में उसने हमें क्या दिया? उसने हमें दिया ये गुड्स सारा का सारा और एक बिल दिया। क्या दिया? एक बिल दिया। चलो भाई ठीक है, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब उस बिल के अंदर लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपए का गुड्स है और 20,000 रुपए का टैक्स है। टोटल पेमेंट दिया 1,20,000। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो टैक्स का अमाउंट है जो हमने उस शॉपकीपर को दिया था, ये टैक्स का पैसा हमारा आईटीसी होता है और ये टैक्स रिफंड होगा और इस टैक्स रिफंड को हम क्या बोलते हैं? आईटीसी बोलते हैं। तो आईटीसी होता क्या ये आपको समझ में आ चुका है। जब भी किसी व्यापारी से हम माल खरीदते हैं उस पर जो टैक्स का पैसा दे के आते हैं वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट हमें रिफंड कर देती है और इस रिफंड को हम क्या बोलते हैं? आईटीसी बोलते हैं। यह आईटीसी आपके कहां मिलती है? जीएसटी पोर्टल में मिलती है। सर ये जीएसटी पोर्टल क्या है ये तो बताओ। जीएसटी पोर्टल होता है जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक पोर्टल मिलता है जीएसटी की रिटर्न फाइल के लिए। जैसे आपने हमारा ये कोर्स परचेज किया तो आपको एक एक्सेस मिला ना, यानी आपको एक पोर्टल मिला जिससे आप क्लास वगैरह अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग उसकी वॉच कर सकते हैं, लाइव क्लास वगैरह में क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप भी आपको मिला, यानी एक पोर्टल आपको मिला। वैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको एक पोर्टल मिलता है। उस पोर्टल में एक वॉलेट होता है। क्या होता है? वॉलेट। उस वॉलेट को हम कहते हैं क्रेडिट लेजर। तो जो भी हमारी आईटीसी होती है वो हमारी किसके अंदर एडजस्ट होती है?
जीएसटी पोर्टल के क्रेडिट लेजर के अंदर। बात समझ में आई? जल्दी बोलो, बात समझ में आई? यस या नो में रिप्लाई करो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जब हम आगे बढ़े तब हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कि भाई इस आईटीसी का यूज क्या होता है, यानी जो ये क्रेडिट लेजर में हमारी आईटीसी आ गई, इसका यूज क्या है? क्योंकि मैंने इस आईटीसी को समझाने के लिए रिफंड वर्ड का यूज किया है। टेक्निकली ये वर्ड गलत है, टेक्निकली ये वो गलत है, लेकिन हम जनरल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। तो हमें टैक्स का पैसा एज ए रिफंड मिला है, उस रिफंड को हम आईटीसी बोलते हैं। तो इस आईटीसी का हम यूज क्या कर सकते हैं, ये सभी व्यापारियों के और स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है। जनरल वे में हम सोचते हैं क्या इस आईटीसी को बैंक में ट्रांसफर कर लें, क्या इस आईटीसी से मैं अपने बिजली का बिल या मोबाइल का बिल पे कर दूं, क्या मैं इस आईटीसी को यूज करके किसी पार्टी को पेमेंट कर दूं, यानी मैं उसी पार्टी से माल खरीदने के लिए चले जाऊं और उसको बोलूं कि भाई मुझे 1 लाख का माल और दे दे और मेरे पास में 20,000 की आईटीसी है, तो तू ये आईटीसी ले ले मुझसे 20,000 की, मैं तेरे को पैसे 1 लाख की दे देता हूं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, नहीं हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है। और दूसरा, क्या मैं इस आईटीसी को कैश कन्वर्ट कर सकता हूं किसी दूसरे वाया अदर सोर्स से, यानी फोन पे से, जीपे से किसी को स्कैन करके दे दूं और उसे पैसे ले लूं। तो ये आपके माइंड में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा नो, क्या कहा? नो, इनमें से किसी भी प्रकार का आप यूज नहीं कर सकते आईटीसी को। अब ये तो वही बात हो गई जो पुराने वाले 1000 के और 500 के नोटों की वैल्यू हो गई, यानी वो असली तो है लेकिन काम की नहीं है। आईटीसी हमें गवर्नमेंट ने दे तो दी रिफंड बोल के, लेकिन मैं उसे खर्च ही नहीं कर सकता, तो उसकी वैल्यू वही हो गई मेरे ख्याल से जो पुराने वाले 1000 के और 500 के नोटों की हुई। क्या हुई? आपका क्या ओपिनियन है, यस या नो? अभी तक का जो हमने समझा है ये तो है ना, ये तो वही बात है कि दिवाली आ गई, हम छोटे थे तो दिवाली पे पापा हमें 500 रुपए देते थे और बोलते कि भाई तेरे को इससे ना दो पटाखे लाने, ना मिठाई लानी है, कपड़े हमने तेरे को लाई दिए, अब इस 500 का नोट का तू चाहे वो कर ले। तो हम सोचते करेंगे क्या, वो बोलते गुल्लक में डाल दे, है ना। तो पैसे हमको दे भी दिए और गुल्लक में डलवा के खुद ने अगले दिन निकाल भी लिए। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ में बचपन में? बताओ, हुआ है ऐसा? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। तो मुझे तो ये आईटीसी और वो गुल्लक एक ही चीज लग रही है, यानी कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं। तो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई आपने ये आईटीसी दे तो दी, ये काम में क्या आएगी वो तो बता दो। तो गवर्नमेंट ने कहा इसका सिर्फ एक ही यूज है और वो यूज है ओनली वन यूज, पे योवर्स सेल्स टैक्स लायबिलिटी। क्या है? सेल्स टैक्स लायबिलिटी, ये इसका यूज है। हमने कहा समझ में नहीं आया, थोड़ा डिटेल में समझाओ। और मुझे साथ में ये भी बताओ आप सभी, क्या ये जो अभी हमने आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्या आपकी हालत इसकी जैसी है क्या? बताओ, ये आपकी हालत इसकी जैसी है क्या? क्योंकि अगर जब हम फर्स्ट टाइम आईटीसी पढ़ते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है और हमने पीपीटी में इसलिए इमेज को लगाया कि उन लोगों की यही हालत हो जाती है कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, ये आईटीसी क्या काम में आएगी। चलो कोई ना, फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे। तो भाई मैं आपको समझाता हूँ, इस बात को बंद कर दो। क्या कर दो? इस बात को कर दो बंद, और हम बढ़ते हैं आगे। यानी ये वाली जो बात थी, गवर्नमेंट ने हमें कहा कि ओनली वन यूज है, पे योर सेल्स टैक्स लायबिलिटी, इस बात को इधर ही कर देते हैं बंद और बात को बढ़ाते हैं आगे। क्या बढ़ाते हैं? आगे। और आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया? माल को बेचा। अब आप बोलोगे सर परचेज करते करते आप आईटीसी पढ़ाने लग गए और आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट बंद करके दोबारा सेल्स पे आ गए। तो बात ऐसे है कि जो टॉपिक समझ में ही नहीं आया उसमें मादापच्ची क्यों करें? जो टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा उसमें मादापच्ची क्या करें? अभी जैसे क्वेश्चन आया कि सर लायबिलिटी क्या होती है, अभी करते हैं बात, उसके ऊपर भी बात कर देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आपने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, किया ना? अभी तो किया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके, और अभी हमने गुड्स भी खरीदा और आईटीसी हमारे समझ में नहीं आई, और आपके पास में आ गया दुकान पे कस्टमर। क्या आ गया? दुकान पे कस्टमर। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या अब आप गवर्नमेंट से आईटीसी समझने में टाइम खराब करोगे या उसको माल बेचोगे? माल ही तो बेचोगे, कस्टमर पहला है, कस्टमर भगवान होता है, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो वही बात है कि आप करोगे कस्टमर का ध्यान, यानी कस्टमर की पूजा करोगे। अब सीन ये हुआ कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है और आपने उस कस्टमर को बेच दिया माल। क्या बेच दिया? माल।
अब चाहे कितने भी रुपए का बेचा वो अलग मैटर है, और उससे आपने जीएसटी के पैसे लिए 15,000 रुपए। कितने लिए? 15,000 रुपए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यानी आपने मान लो 50 कस्टमर आए पूरे दिन में, और उन 50 कस्टमर को आपने माल बेचा और उसमें जीएसटी कलेक्ट कर ली 15,000 रुपए की। कितनी कर ली? 15,000 रुपए की आपने कलेक्ट कर ली। बस इतनी बात है। अब मुझे इतना बता दो, ये जो 15,000 रुपए जीएसटी हमने कलेक्ट करी है, ये पैसा हमारा है या गवर्नमेंट का है? बताओ। अगर गवर्नमेंट का है तो जी लिख दो चैट में, और अगर हमारा है तो एच लिख दो। अगर हमारा है तो एच लिख दो, गवर्नमेंट का है तो जी लिख दो। हाँ भाई, ये जी है, जिसने भी एच लिखा है वो गलत है, ये हमारा पैसा नहीं है, और दूसरों के पैसों पे नजर नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो पेनल्टी लग जाती है। हाँ भाई, ये पैसा गवर्नमेंट का, हमें गवर्नमेंट को देना है। अब क्या हुआ? महीना हो गया खत्म। क्या हो गया? महीना खत्म हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी मंथ एंड हो जाता है तब गवर्नमेंट को आपको स्टेटमेंट देना होता है। क्या देना होता है? गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देना होता है। ये रूल है। अगर आप रजिस्टर्ड व्यापारी हो तो हर महीने मंथ एंड होने के बाद में आपको गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट देना होता है। उस स्टेटमेंट में आप लिखते हो कि इस महीने में आपने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, क्या तो मैं आपके मांगता हूँ, क्या आप मेरे मांगते हो। ये पूरा स्टेटमेंट आपको गवर्नमेंट को देना होता है। अब मुझे फटाफट बताओ सबके सब, ये जो स्टेटमेंट होता है इसको हम जीएसटी रिटर्न कहते हैं, और ये मंथली कौन कौन सी रिटर्न फाइल होती है? बताओ भाई, चैट में बताओ, फटाफट बताओ। पढ़ी हुई चीज ही पूछ रहा हूं। देखो, दो, एक तो GSTR1 और एक GSTR3 वन नहीं, दोनों GSTR1 और GSTR3 दोनों बोलना है। तो यानी जो भी कल हमने पढ़ा था वो भी सारा का सारा रिपीट होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सीन ये हुआ कि अब आप मंथली जीएसटी एडजस्टमेंट कर रहे हो। ये जो मैं मंथली जीएसटी एडजस्टमेंट लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि आप अपनी 3P और GSTR1 लगा रहे हो। उसमें लिखते कैसे, करते कैसे, ये अपनों आगे जानेंगे। अभी जनरल, ये मंथली जीएसटी एडजस्टमेंट क्या है? ये हमारी जीएसटी रिटर्न है। क्या है ये? हमारी जीएसटी रिटर्न है। जीएसटी रिटर्न समझ गए ना? GSTR3 और GSTR1। अब कॉन्सेप्ट ये है कि उस रिटर्न में आप लिखोगे, वो ये लिखोगे कि इस पूरे महीने में मैंने जो भी परचेज किया उसके ऊपर जीएसटी पे करके आया मैं 20,000 रुपए। 20,000 ही करी थी ना, 2 मिनट पहले पढ़ाया मैंने। इस पूरे महीने में जो भी मैंने माल बेचा उस पर मैंने जीएसटी कलेक्ट करी 15,000 रुपए। इतना ही किया था, अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया हमने। और अब आप गवर्नमेंट को बताओगे कि ये जो जीएसटी मैंने पे की थी आपको 20,000 रुपए, ये मुझे आईटीसी में मिल गई। ठीक है, तो ये आपकी आईटीसी कितनी हुई? 20,000 रुपए। और जो भी आपने सेल्स में टैक्स कलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट को कितना देना है? आपको 15,000 रुपए। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ये जो मैंने स्क्रीन के ऊपर लाइनें लिखी है, ये यहां तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब आपको ध्यान हो तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि आप आईटीसी का यूज कर सकते हो अपनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी को पे करने में। तो ये जो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है, ये किस चीज का पे करना है? सेल्स का करना है। और जो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है वो क्या होता है? हमारा दायित्व है। और दायित्व को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो जो कैंडिडेट लायबिलिटी वर्ड को नहीं समझ पाए थे वो अब समझ गए होंगे कि जो टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना होता है उसे बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स लायबिलिटी किस चीज की होती है? हमारी सेल्स की होती है। किस चीज की होती है? सेल्स की। और वहां पे लिखा हुआ था सेल्स टैक्स लायबिलिटी। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट ने कहा कि तू तेरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी आईटीसी से पे कर देना। गवर्नमेंट को हमें कितना देना है? 15,000 रुपए। आईटीसी में कितना पैसा है? 20,000 रुपए। तो क्या ये 15,000 रुपए मैं आईटीसी से पे कर सकता हूं? बताओ, यस या नो में बताओ। कर सकता हूं, क्योंकि मेरा क्रेडिट लेजर है 20,000 रुपए का, जीएसटी कलेक्ट करी 15,000 रुपए, क्रेडिट लेजर से जीएसटी कलेक्ट काट दिया, यानी 20,000 से 15,000 लेस कर दिए, फिर भी मेरी क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी बची वो 5,000 रुपए बची। क्या बची? 5,000 बच गई। तो क्या अब मुझे बताओ, क्या इस मंथ में गवर्नमेंट को मुझे कोई कैश में पैसा देना पड़ा? बताओ, क्या गवर्नमेंट को मुझे कोई कैश में पैसा देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। अब मुझे यह बताओ, जब आपने सेल्स किया था और उस वक्त जो टैक्स कलेक्ट किया था क्या वो कैश में किया था? जब आपने कस्टमर को माल बेचा और वहां पे जो आपने टैक्स कलेक्ट किया वो कैश में किया था? तो
और आईटीसी और टैक्स का पेमेंट आपने किससे किया? नो का तो सवाल ही नहीं है हितिन, नो का तो सवाल ही नहीं है। कस्टमर से तो टैक्स आपने कैश में तो लिया है, रोकड़े में तो लिया है, गूगल पे फोन पे ले लिया होगा, लेकिन बात तो रोकड़ा ही है, वो है तो वो रोकड़ा ही है। तो यहाँ पे आपने आईटीसी से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, तो जो वो कस्टमर से जो आपने रोकड़ा लिया था वो आपका कैश में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ? ये 15,000 रुपए कैश में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए? तो समझ में आ गई बात। आईटीसी हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाती है कब? जब आप अपनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं। ये है आईटीसी का असली यूज। क्या है? आईटीसी का असली यूज है। और यहाँ पे अगर आपका पूरा टैक्स आईटीसी से पे हो जाता है उसे हम कहते हैं जीरो कैश टैक्स लायबिलिटी इन करंट मंथ, यानी आपको इस करंट मंथ में किसी भी प्रकार का कैश में पेमेंट नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये जो आईटीसी रिमेनिंग बैलेंस में 5,000 रुपए बच गई, इसका क्या? और ये सिचुएशन उल्टी हो गई तो उसका क्या? सुनो ध्यान से, ये जो रिमेनिंग बैलेंस जो आईटीसी का बच जाता है ये आगे वाले महीने के ऊपर फॉरवर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉरवर्ड। इसे आप यूं समझो कि आपने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कराए और खर्च किए 5,000 रुपए, तो बाकी 5,000 बैंक खा जाएगी क्या? बाकी 5,000 रुपए बैंक खा जाएगी या नहीं खाएगी? उसे आप आगे वाले मंथ में अगले दिन यूज कर लेना, बात खत्म। तेरे मन में आए तब यूज कर लेना, वो ये काम आईटीसी का है। अगर पूरी यूज नहीं हुई तो पड़ी है तेरे अकाउंट में क्रेडिट लेजर में, यार बाद में यूज कर लेना, नाराज क्यों हो रहा है? हम उसे आगे यूज कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये यूज होगी कैसे, और ये अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए तब हमें क्या करना होगा। ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है मंथली जीएसटी एडजस्टमेंट सेकंड, यानी अगले महीने की हम जीएसटीआर1 और जीएसटीआर3 भी लगा रहे हैं। अब सीन ये हुआ अगले महीने, ध्यान से सुनना, पूरी क्लास का टाइम हो चुका है, 10 मिनट ही हमारे पास में। अगर आपने इस महीने आपने जो गुड्स परचेज किया उसमें आप जो जीएसटी पे करके आए वो कितना करके आए? 5,000 रुपए। इस महीने जो भी आपने सेल्स किया उसमें जीएसटी कलेक्ट कितनी करी आपने? 11,000 रुपए। तो अब इस महीने की क्रेडिट लेजर की सिचुएशन क्या है? आपकी इस महीने की क्रेडिट लेजर की सिचुएशन है इस महीने के 5,000 रुपए, और ये ब्लू में जो 5,000 दिखाई दे रहे हैं वो पिछले महीने के हैं। तो लास्ट मंथ प्लस करंट मंथ टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपए। गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है हमें? 11,000 रुपए। तो मुझे बताओ क्या आईटीसी से पूरा 11,000 रुपए पे हो जाएगा? नहीं होगा। तो 11,000 माइनस 10,000, क्रेडिट लेजर में 10,000 है, 5,000 पिछले का 5,000 करंट का टैक्स जो हमें जमा कराना है वो 11,000 है। इन दोनों को जो लेस किया तो 1,000 रुपए हमारे बच गए। ये 1,000 रुपए हमारी कैश टैक्स लायबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं? कैश टैक्स लायबिलिटी। और इस सिचुएशन में हमारी कैश में लायबिलिटी आ जाती है, और जब कैश में लायबिलिटी आ जाती है तब आपको एक चालान बनाना होता है जीएसटी पोर्टल से, और उस चालान को बैंक में जमा कराना पड़ता है। मतलब ये कि अगर आपके किसी मंथ में आईटीसी से आपका टैक्स का पेमेंट नहीं हो रहा तो उस करंट मंथ में आप एक चालान बनाएंगे और वो बैंक में जमा कराएंगे। बात समझ में आ गई? मतलब अगर आपने कल की क्लास का ध्यान हो तो अगर अपनों उसकी कैलकुलेशन निकालें, और कैलकुलेशन ये थी, कल की क्लास के बिहाफ पे बोल रहा हूं कि हम रिटर्न लगा रहे हैं और हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है 5 लाख रुपए, और हमने कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि 10 बिल खरीदे, 10 बिल है परचेज के, और इनकी टोटल वैल्यू है 10 लाख रुपए। कितनी वैल्यू है? 10 लाख रुपए टैक्स की। तो क्या हमें इस करंट मंथ में टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कैश में? बताओ, देना पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूं कि 5 लाख रुपए हमने सेल किया और हम टैक्स चाहिए है ना, टैक्स, और हमने जो गुड्स खरीदा उसमें हमारी आईटीसी बन रही है 10 लाख रुपए। तो क्या रोकड़े में हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? क्या कैश देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि आईटीसी जो हमारी होती है ये हमने कल की क्लास में पढ़ी थी, ये आईटीसी हमारी 2A और 2B से क्लेम होती है। किससे होती है?
2A और 2B। अब सीन ये हुआ कि ये जो 10 लाख है ये हमारे टोटल 10 बिलों का है। अब उसमें से क्या हुआ, 8 लोगों ने अपनी रिटर्न लगाई और ये 8 लोगों का टोटल हुआ कितना, 6 लाख रुपए। कितना हुआ, 6 लाख रुपए। समझ में आ रही है बात? 10 बिलों का टोटल 10 लाख है, लेकिन उनमें से 8 लोगों ने अपनी रिटर्न लगाई यानी GSTR1 लगाई और उसका टोटल हुआ 6 लाख। तो बताओ आईटीसी कितनी मिलेगी इस करंट मंथ में? तो बताओ आईटीसी कितनी मिलेगी इस करंट मंथ में? सॉरी, करंट मंथ गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। आईटीसी टोटल कितनी मिलेगी? 6 लाख रुपीज मिलेगी। कल की क्लास के बिहाफ पे 8 लाख नहीं है भाई ओम प्रकाश गुप्ता जी, 8 लाख नहीं है, बिल 8 है। बिल 8 है, ये लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अब ये वो पेन नहीं है मेरे पास में आज, है ना। बिल कितने हैं? 8 है। तो 8 बिल आपकी किसमें दिखाई दी? GSTR 2A में। हल्का सा रिपीट कर रहा हूं, डिटेल में आगे करेंगे। 2A के अंदर कितने बिल दिखाए? 8 बिल दिखाए, 6 लाख रुपए, और आपको आईटीसी मिल रही है 6 लाख रुपए की। तो यहाँ पे भी आपने तसल्ली कर ली, बोले यार अच्छा है, कम से कम 6 लाख की तो आईटीसी है, कैश में तो कुछ नहीं देना पड़ा। लेकिन सीन ये हुआ, कल की क्लास के बिहाफ पे जो हमारी 2B जनरेट हुई, क्या हुई? 2B जनरेट हुई, उसके अंदर पैसा आया 4 लाख रुपए। कितना आया? 4 लाख। क्यों? क्योंकि उन 8 बिलों में से 6 ही बिल हमारी 2B के अंदर आए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी GSTR1 अपनी फाइल करी थी ड्यू डेट से पहले, वो 6 बिल ही थे और 6 बिलों का टोटल हुआ 4 लाख रुपए। हमें आईटीसी मिलनी थी 10 लाख रुपए की, लेकिन रिटर्न लगाई कितने लोगों ने? 8 लोगों ने, और 8 के 8 बिल हमारी 2A में दिखा दिए। लेकिन 2B जो हमारी हुई उसमें 6 बिल आए। क्यों? क्योंकि इनमें से 2 लोगों ने अपनी GSTR1 ड्यू डेट के बाद में फाइल करी। रिपीट हो रहा है कल का? कुछ याद आ रहा है? कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा? कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है। कल का भी कुछ समझ में आ रहा है, आज का भी आ रहा है कुछ ही, यानी कल का 10 आया, आज का 10 20%। मेरी नजर में मैंने आपको आईटीसी सिर्फ 20% समझाई है। कितनी समझाई है? 20%। तो मुझे अब बताओ कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरे बिल तो कह रहे थे 10 लाख है, लेकिन आईटीसी हुई 4 लाख की, और मेरी सेल्स कितनी हो रही है? 5 लाख की। तो ये 1 लाख रुपए रोकड़े में देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा सरकार को? ये 1 लाख रुपए रोकड़े में देना पड़ेगा ना? हाँ भाई देना पड़ेगा, हाँ भाई देना पड़ेगा। अब मैंने आपको एक जनरल वे में जो रेगुलर बिजनेस हमारे होते हैं उनकी कौन कौन सी रिटर्न फाइल होती है, और एक जनरल लैंग्वेज में रिटर्न कैसे होती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, आईटीसी वगैरह क्या होता है, ये मैंने एज ए ओवरव्यू समझा दिया। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी बताओ यस या नो। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। तो जिनको समझ में नहीं आया वो रिकॉर्डिंग भी जरूर वॉच करेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये हमारी 2 क्लास हो गई है, और इस 2 क्लास में जनरल जीएसटी रिटर्न और आईटीसी का हल्का फुल्का नॉलेज मैंने आपको बताया। तो अभी तक का टोटल आपको कितना परसेंट समझ में आ गया? 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, कितना परसेंट आपको समझ में आया? जितना मैंने पढ़ाया उसमें से अपने आप को रैंकिंग दे दो, फटाफट दे दो। क्या हुआ, रिप्लाई कैसे नहीं आ रहे आप लोगों के? एक सेकेंड, ये रिप्लाई करने वाला जाम हो गया। बट सर मैंने अपने GSTR1 में 10 डिटेल फिल किए। नहीं, GSTR1 में 10 डिटेल नहीं होगा सर। अगर हम 10 बिल उस कर ले 2A 2B में बिना मैच किए और 10 बिल का आईटीसी यूज करते तो उनको नोटिस आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। देखो वही बात है सर, हमने उनको यूज कर लिया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, उसमें बिल्कुल 101% आपके पास में नोटिस आएंगे। उनके ऊपर अपने डिटेल में चर्चा करेंगे 1 बाय 1। मेरी कोशिश है कि अक्टूबर मंथ की रिटर्न आप अपने बिजनेस की और आप अपने क्लाइंट की खुद से फाइल करें, और मैं 99 नहीं 100% आप लोगों से ही आपकी रिटर्न फाइल करवा दूंगा अक्टूबर मंथ की। अक्टूबर अभी पूरा नहीं हुआ, 31 को अक्टूबर पूरा होगा। कितना होगा? 31 को। और जब तक अक्टूबर पूरा होगा हमारी इजीली 5 क्लासेस हो जाएगी, और मैंने कहा था 5 क्लास होते ही आप अपनी रिटर्न 101% लगा पाएंगे।
तो ये मैंने पीपीटी के हिसाब से समझाया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जीएसटी पोर्टल खोलेंगे और उसमें पहले कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन सीखेंगे, यानी अब हमारा जीएसटी पोर्टल का प्रैक्टिकल होगा। उस प्रैक्टिकल में हम क्या सीखेंगे कि पोर्टल लॉगिन कैसे करते हैं, क्रेडिट लेजर कैसे चेक करते हैं, टैक्स का पेमेंट कैसे करते हैं और जीएसटी सर्टिफिकेट कैसे निकालते हैं। यानी पीपीटी की जो क्लासेस थी वो पूरी हो गई। अब जो क्लासेस होगी वो सारी की सारी ओरिजिनल डेटा पे और जीएसटी पोर्टल के ऊपर होगी और ओरिजिनल फाइलों के डेटा एनालिसिस के साथ में होगी। बात समझ में आई? जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है? यस या नो बोलो। और जो आपका जो ग्रुप चैट है वो नेक्स्ट क्लास से आपका ओपन होगा, क्योंकि जीएसटी पोर्टल ओपन होने के बाद में ही हम आपका ग्रुप चैट यानी सपोर्ट ग्रुप है उसे एनेबल करते हैं। तो वो अभी भी नहीं होगा, मैं इसकी नेक्स्ट क्लास ले लूं और उसमें वो एनेबल हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ अभी तक की क्लासेस का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? फटाफट बताओ चैट में। अभी तक की जो अपनी क्लासेस हुई है वो फटाफट चैट में बताओ, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ, एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको छोटा सा, वो मुझे अपडेट किया गया था, लेकिन वो मैं स्टार्टिंग में बताना था, मैं भूल गया। मेनली क्या है कि जो हमारी मार्केटिंग टीम है वो इस अपने प्रीमियम कोर्सेज के 2 ही वीडियो यूट्यूब पे डालेगी। एक तो डाल दिया है और एक ये भी। तो ऐसा नहीं है कि पूरे कोर्स की रिकॉर्डेड वीडियो सारे के सारे यूट्यूब पे डाले जाएंगे, नहीं, क्योंकि मार्केटिंग टीम का एक अलग काम होता है, उनका काम होता है सेल्स निकालने का। तो वो क्या कर रही है कि इस कोर्स के 2 वीडियो यूट्यूब पे डाल रही है, उसके बाद के नहीं मिलेंगे। तो पैनिक मत होना, कहीं आपके माइंड में आ जाए कि ये तो सारे वीडियो यूट्यूब पे आ रहे हैं तो फिर हमने तो गलती ले लिया। ऐसा नहीं है, ना तो रिकॉर्डिंग मिल रही है यूट्यूब पे और ना ही लाइव होनी है, वो बस मार्केटिंग पर्पज के हिसाब से 2 वीडियो है। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया आपका। और नेक्स्ट क्लास से अपना पोर्टल स्टार्ट होगा, क्लास का स्टैंडर्ड हाई जाएगा, उछलेगा एक साथ ही। अभी 2 क्लास बेसिक हुई, यानी 5वीं क्लास तक के बच्चों तक के लेवल की हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब काफी हाई जाएगा। क्या जाएगा? हाई जाएगा। चलो भाई कोई क्वेश्चन आया सुन लेते हैं। हाँ भाई प्रकाश जी बोलिए। सर एक चीज मुझे डाउट ये था सर, जैसे आपने कहा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 में जैसे 10 बिल फाइल करने हैं, ठीक है ना सर? तो वो 10 बिल तो मान लीजिए हमने जो हमने परचेज किया था वो हम अपने लॉगिन में अपने दिखाएंगे 10 का, जब हम फाइल करेंगे 1 से 12 के 13 के बीच में। लेकिन सर इसमें उन्होंने भरा जैसे 6 ही आपने कहा, तो अब जब 4 का जो लायबिलिटी बनेगी वो हमें फिर अपना पेमेंट करना पड़ेगा कि हम नहीं भी पेमेंट करेंगे तो वो लेट फीस हो जाएगी। हाँ सर। ठीक है, देखो बात ऐसे है कि मैंने पूरी क्लास में यही समझाया है कि अगर आपकी 2B में आईटीसी नहीं आई तो इसका मतलब है जो डिफरेंट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी आईटीसी 10 लाख आ रहा है और टैक्स का पेमेंट आपको 6 लाख करना है, लेकिन उन पार्टियों ने अपने बिल ही नहीं चढ़ाए, और आईटीसी आ गई आपकी 4 लाख की। तो डिफरेंस कितना हुआ? 2 लाख। वो 2 लाख रुपए आपको रोकड़े में जमा कराने पड़ेंगे, बिल्कुल कराने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है। अब उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो क्या नहीं है, क्या मतलब सिचुएशन है, वो अपनों आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने टारगेट आपके अक्टूबर की रिटर्न का लिया है। क्या लिया? अक्टूबर की। और ये अक्टूबर की जो आप रिटर्न लगाओगे अपने क्लाइंट की और अपने बिजनेस की, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको पोर्टल पे समझाना पड़ेगा, जो आज की क्लास में पॉसिबल नहीं है। जैसा मैंने लास्ट में कहा था 5 क्लासेस वेट करनी है, 2 हो चुकी है, 3 बाकी है, 2 हो चुकी है, 3 बाकी है। आ गई बात समझ में? और बाकी देखो घूम फिर के बात वही है कि आपको जो डिफरेंस टैक्स है वो कैश में ही जमा कराना पड़ेगा। यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन बोलते थे कि सर हम हमारी सेलकम दिखा दे तो भाई वो इनलीगल है। वो क्या है? इनलीगल है, क्राइम है, ऑफेंस है। अगर पकड़े गए तो 3 गुने देने की हिम्मत रखना, अगर पकड़े गए तो 3 गुना देने की हिम्मत रखना, इस चीज का भी ध्यान रखना। क्योंकि किसी मंथ में आप सेल जानबूझ के कम दिखा देते हो, आईटीसी टैक्स कैश में नहीं देना पड़े, तो उसके बाद में आपको उसको आगे ब्याज के साथ में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया तो फिर हेवी पेनल्टीज के लिए तैयार रहना। सर वो कैसी लगेगी, कैसे नहीं होगी, वो आगे के क्लासेस में हम जानेंगे। मुद्दे की बात वही है, अगर 2B में आईटीसी नहीं आई तो इसका मतलब वही आपकी आईटीसी है
उतना ही आप क्लेम कर पाओगे। जितना आपने सेल दिखा के रखा है उतना टैक्स आपको जमा कराना पड़ेगा। सर भूल गए, गलती से कम जमा करा दिया, गलती से ज्यादा जमा करा दिया, GSTR1 में वैल्यू ही गलत डल गई। सर सिचुएशन तो ये थी कि 6 लाख की सेल थी, लेकिन GSTR1 में डुप्लीकेट हो गई और GSTR1 में अब सेल हो गई 12 लाख और मेरी एक्चुअल में सेल है 6 लाख और ITC भी 7 लाख आ रही है, तो क्या मुझे अब कैश में देना पड़ेगा? तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम लोग प्रैक्टिकल के साथ में कवर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आपसे फिर भी हेजिटेशन है और आप चाहो कि आप ही की फाइल पे प्रैक्टिस करा दी जाए, आप ही के बिजनेस की या आप ही के क्लाइंट की, तो वो भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा। अब आ गई सबको बात समझ में? फटाफट बता दो, बात समझ में आ गई? क्लास की रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में ही मिलेगी। उसके लिए आपको अपने कोर्स को ओपन करना है, लाइव क्लास पे क्लिक करना है। क्या करना है? लाइव क्लास पे क्लिक करना है और वहां पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लास एंड होने के 5 से 6 घंटे में अपडेट हो जाती है। चलो भाई फिर क्लास को एंड करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हमारा जो ये प्रीमियम कोर्स है इसकी जो फर्स्ट क्लास है ये आपको कैसी लगी। सेकंड, अगर आप ये कोर्स लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह से जुड़ते हैं, इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ विद इन 2 मिनट्स में। सबसे पहले ये प्रीमियम कोर्स है, इस कोर्स को आपको बाय करना होगा। इस कोर्स की जो हमारी फीस है वो 5500 है, लेकिन अभी दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है और आपको पे करने होते हैं 4250। अब क्वेश्चन आता है, सर इसके बैचेस कब कब होते हैं, क्लासेस का टाइमिंग क्या क्या है? तो मैं बता देता हूँ। बैच हमारे पास में मॉर्निंग का भी है और इवनिंग का भी है। मॉर्निंग में जो हमारी क्लासेस होती है वो सुबह 8 बजे से होती है। इवनिंग में जो हमारी क्लासेस होती है वो शाम को 7 बजे से होती है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, पूरा कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस होता है और बाकी जो इसकी डिटेल्स है इसके लिए आपको कोर्स इंट्रोडक्शन वॉच करना होगा। वो आप कैसे करेंगे? और आप इसे बाय करना चाहते हैं और आप इसकी और डिटेल जानना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको हमारा जो एप्लीकेशन है अकेडमी कॉमर्स वो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे मैं बता दूं, क्लासेस आप पीसी में भी ले सकते हैं और मोबाइल फोन और टैबलेट में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अकेडमी कॉमर्स और अपने मोबाइल नंबर से उसे एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद की क्या प्रोसेस होगी वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि आप मोबाइल फोन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने अकेडमी कॉमर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है और उसका आइकन आपको मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे दिखा रहा है। आप क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, 1 सेकंड्स के अंदर ये ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं नीचे ही नीचे स्टोर का नेम का एक बटन आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कोर्सेज है लाइव ओनली जीएसटी रिटर्न फिलिंग क्रैश कोर्स, इसका आइकन आ चुका है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने सारी चीजें लिख के रखी है कि ये कोर्स भाई स्टार्ट हो चुका है, जिसकी एक लाइव क्लास हो गई है जो कि आपने अभी वॉच कर ली है और बाकी क्लासेस कंटिन्यू है। तो अपनों का एडमिशन तुरंत ले लेना है। क्या क्या बैच का टाइमिंग वगैरह रहेगा वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। और अच्छे से अगर आपको जानना है तो आप कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक वीडियो है, डायरेक्टली प्ले वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तब भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी नीचे दिया हुआ है जीएसटी कोर्स इंट्रो, इसे वॉच करेंगे, इसमें क्या क्या सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और डेमो क्लास इसके अंदर एक और दे के रखिए जो कि हमारे ओल्ड बैच की है। और इसी के साथ में एक अपडेट और कर दूं, जितनी भी हमारी ओल्ड बैचेस की क्लासेस है उनका भी पूरा स्टडी मटेरियल और उनकी भी टोटल लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, सारा एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा। बाकी आप कोर्स इंट्रो वॉच कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है और कोई आपकी स्पेशल क्वेरी रहती है तो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, हमारे हेल्पलाइन नंबर, उसके ऊपर आपको कॉल करना है और आपकी सारी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। तो भाई मिलते हैं सेकेंड लाइव क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।